हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीटेड 2023 यानी कि दिसंबर 2022 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर सॉल्व करेंगे। और हमारा आज का जो पेपर है ये 11 जनवरी का पेपर है। 11 जनवरी 2023 का पेपर है, तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर है वो CDP का पेपर है, तो CDP के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि 11 जनवरी को पूछा था। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ सीटेड के ऑनलाइन सारे पेपर की प्रैक्टिस यानी कि सारे पेपर का एनालिसिस करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और इसके साथ ही हम अपने चैनल पर यूपी टेट और DSSP के प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करा रहे हैं। तो अगर आप सभी उसके भी छात्र हैं तो हमारे चैनल पर जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम प्रैक्टिस सेशन भी कराते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये प्रीवियस ईयर यानी कि सीटेट का जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है जनवरी 2023 में, तो उसका ही पेपर है, उसे ही हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बाल्यावस्था का शुरुआती दौर। बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए डैश काल होता है। तो बाल्यावस्था का जो शुरुआती दौर होता है यानी कि उसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में यहाँ पूछ रहा है, तो उसमें भावनात्मक विकास के लिए किस प्रकार का काल होता है। ऑप्शन है संवेदनशील, दूसरा है सुस्त या धीमा, तीसरा है निष्क्रिय या फिर चौथा है परेशानीदायक। तो बाल्यावस्था का शुरुआती दौर जो है वो भावनात्मक विकास के लिए कैसा काल होता है, तो भावनात्मक विकास के लिए संवेदनशील काल होता है। यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो भावनात्मक विकास के लिए संवेदनशील कार्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है के बारे में पूछ रहा है, तो देखते हैं क्या दे रखा है कथन के बारे में। पहला कथन है कि बच्चे अलग अलग दर गति पर विकसित होते हैं। दूसरा है विकास क्रमिक रूप से होता है। तीसरा है विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, या फिर चौथा है विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो इनमें 3 कथन तो सही है। 3 कथन तो सही है दोस्तों, एक कथन जो है वो गलत है, उसी को हमें चुनना है कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ जो चौथा कथन है ऑप्शन नंबर 4 यही गलत है। विकास हमेशा अनिरंतर होता है, ये गलत कथन है। विकास अनिरंतर नहीं होता है। बाकी 3 कथन सही है। बच्चे अलग अलग गति दर से विकसित होते हैं, जिसे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहा जाता है। और विकास जो है वो क्रमिक रूप से होता है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित भी होता है। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यही गलत कथन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। तो केवल वंशानुगत कारकों से कौन सा निर्धारित होता है। ऑप्शन है आँखों का रंग, समझ का स्तर, रुचि या फिर भावनात्मक परिपक्वता। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। तो इन चारों में से जो आँखों का रंग है वो हमारा वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है, यानी कि आनुवंशिक कारकों पर निर्धारित होता है आँख का रंग। या कि जैसे माता पिता उनके दादा दादी का आँखों का रंग होता है तो बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ने का 100% चांसेस रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं। तो जीन पियाजे से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो जीन पियाजे के किस चरण यानी कि किस अवस्था में बच्चे संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं। संवेदीगामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। और मूर्त संक्रियात्मक चरण जो होता है वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। संवेदीगामक जो अवस्था है उसकी अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष तक की होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है ये 11+ होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी इन चरणों को भी याद रखिएगा, एग्जाम में हर बार इसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है।
तो जीन पियाजे के अनुसार वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होगा? केवल समावेशन शामिल होगा, केवल समायोजन शामिल होगा, या फिर समावेशन और समायोजन दोनों शामिल होता है, या फिर ना तो समावेशन होगा ना ही समायोजन होगा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया में समावेशन और समायोजन ये दोनों प्रक्रियाएं ही शामिल होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम भूमिका होती है? तो संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की किस सिद्धांत के अनुसार महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास के अनुसार, या फिर लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, या फिर एरिक एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ किस सिद्धांत के अनुसार इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की होती है? तो लेव वाइगोस्की जो हैं इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत की बात की है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में किसकी अहम भूमिका मानी है? तो लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में किसकी भूमिका अहम मानी है? सामाजिक संपर्कता की मानी है, कंठस्थ स्मरण की मानी है, विलंबित नकल की मानी है, या फिर जैविक परिपक्वता की मानी है? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है। वाइगोस्की ने सामाजिक संपर्क की बात की है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट है। उन्होंने अपने सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है, जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका मानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कोहलबर्ग से है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिसे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो? तो कोहलबर्ग के किस चरण में बच्चे विशेष रूप से जानबूझकर वैसा कार्य करते हैं जो कि माता पिता और अध्यापक दोनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करे? तो स्टेज हैं सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, या फिर दंड आज्ञाकारिता अभ्यास। इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का जो स्टेज है, इसी में लॉरेंस कोहलबर्ग ने बात की है कि इसके अनुसार बच्चे वही कार्य करते हैं जो उनके माता पिता, समाज को और अध्यापक को पसंद हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है यहाँ। फ्रेंड्स, सीटेट के साथ यूपी टेट और DSSB के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, तो आप सभी उसके भी सेशन हमारे चैनल के साथ जुड़कर वो भी प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? तो एक संरचनावाद आधारित कक्षा जो है उसमें कौन सा उपागम शामिल होगा? उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात होना, संसाधन युक्त और मुद्रण संपन्न वातावरण होना, विद्यार्थी के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, या फिर चर्चा और वाद विवाद पर प्रतिबंध लगाना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है। संसाधन युक्त और मुद्रण संपन्न वातावरण का होना एक संरचनावाद आधारित कक्षा में महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर से जुड़ा हुआ है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेग, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से डैश बुद्धि से संबंधित है। तो गार्डनर के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की जो योग्यता है वो किस रूप से संबंधित है? अंतर्वैयक्तिक कहाएगा, अंतःवैयक्तिक कहाएगा, संगीतीय होगा, या फिर भाषाई होगा? तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 1 है अंतर्वैयक्तिक जो है इसे ही सही माना गया है। अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता को प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट है। और ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अंतर्वैयक्तिक जो है वो खुद की भावनाओं और संवेगों, मनोदशा को समझने की क्षमता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ 1 राइट होगा, अंतर्वैयक्तिक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कथन और तर्क से जुड़ा हुआ है। अभी कथन ए है, एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पाठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। और तर्क आर है, भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो सही विकल्प का चयन करना है। क्या ये दोनों कथन सही हैं या गलत हैं? पहला है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इनमें से कौन सा राइट है? इनमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है। ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है, यानी कि अभिकथन ए सही है और तर्क आर जो है वो गलत है। अभिकथन जो दिया है ये सही है कि एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पाठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन करना चाहिए। तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा तर्क दे दिया है कि भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो यह नहीं होता है लिखा है, इसलिए यह गलत है। भाषा विकास जो है वातावरणीय कारकों से भी प्रभावित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर केवल 3 राइट है। पहला कथन ही सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेंडर एक संप्रत्यय है जबकि लिंग डैश है। तो जेंडर क्या है और लिंग क्या है? तो जैविक सामाजिक, सामाजिक जैविक, जैविक शारीरिक या फिर शारीरिक जैविक। तो यहाँ जेंडर जो है फ्रेंड्स वो जेंडर सामाजिक संप्रत्यय है और लिंग जो है वो जैविक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है। हर बार इसे क्वेश्चन आते हैं और आप सभी में कन्फ्यूजन होता है कि जेंडर सामाजिक के अंतर्गत आएगा या फिर लिंग सामाजिक के अंतर्गत आएगा। तो जेंडर जो है वो समाज के द्वारा इसके भूमिकाओं को बांधा गया है और जबकि लिंग जो है वो जैविक संरचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में 4ठी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक सांस्कृतिक विविधता वाला स्कूल है जिसमें 4ठी कक्षा के विद्यार्थी जो हैं वो राज्य दिवस यानी कि उस राज्य का दिवस मनाया जा रहा है, उस पर वह बिहू नृत्य की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा और क्यों होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है, हाँ, दूसरे जातीय क्षेत्रीय समूहों के लोगों के संबंध और सहयोग द्वारा पक्षपात घटाने में मददगार होगा। हाँ, अंतर्वैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ाने से होगा। नहीं, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भेद इंगित करेगा। या फिर नहीं, यह अपने और दूसरे समूह के प्रति पात्रता को बढ़ावा देगा। तो इनमें से कौन सा कथन जो है राइट है? तो यहाँ जो सही कथन है नंबर 3 है। जब किसी राज्य दिवस के अवसर पर बिहू नृत्य का ही तैयारी कर रहे हैं छात्र, तो यह कथन सही नहीं है, यानी कि यह पक्षपात घटाने में मददगार नहीं होगा क्योंकि यह विद्यार्थियों के दिमाग में भेद इंगित करता है, क्योंकि केवल उसी राज्य का यहाँ पर नृत्य का प्रयास कराया जा रहा है, छात्रों को तैयारी कराया जा रहा है। तो इससे विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास नहीं होगा बल्कि उनके अंदर भेदभाव का मनोभावना का विकास होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला प्रश्न है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? तो सामाजिक संरचनात्मक उपागम जो है वो किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देगा? ऑप्शन ए है, मुख्यतः प्रत्यास्मरण आधारित परीक्षणों द्वारा। दूसरा है सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा। तीसरा है एक शब्द के जवाब वाले सवालों द्वारा। या फिर चौथा है मानकीकृत परीक्षणों द्वारा। तो यहाँ सामाजिक उपागम की बात कर रहा है, तो सामाजिक सांस्कृतिक उपागम यानी कि वाइगोस्की के सिद्धांत की बात कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि वाइगोस्की ने सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों पर ध्यान दिया है और इसी के सिद्धांत की उन्होंने बात की है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो समालोचनात्मक सोच के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रटकर याद करने से विकसित होता है। दूसरा है, अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच अर्थहीन होता है। तीसरा है, समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। या फिर चौथा है, विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो कौन सा कथन जो है वो इसमें सही है? तो चौथा ऑप्शन जो है यही सही है,
क्योंकि इसमें विद्यार्थियों के चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट है। बाकी तीनों कथन, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों कथन गलत हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि, तो वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु क्या महत्वपूर्ण है? विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधा माना जाए, इन विद्यार्थियों को एक अलग समूह में पढ़ाया जाए, सभी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को अनदेखा किया जाए, या फिर सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए। तो कौन सा कथन यहाँ जो है वो सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना को विकसित किया जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? तो एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले जो विद्यार्थी हैं उनके समावेशन के लिए क्या जरूरी है? योग्यता आधारित अलगाव है, विद्यार्थियों के प्रति स्पर्धा पर अधिक बल देना चाहिए, सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण होना चाहिए, या फिर अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बल दिया जाना चाहिए। तो यहाँ जो राइट कथन है वो ऑप्शन नंबर 3 है। सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण पर ध्यान देना चाहिए, तभी मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों को समावेशित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। फ्रेंड्स, सीटेट में CDP से 30 प्रश्न आते हैं, तो इन पूरे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्न में से किससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो अंकन और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में जब कठिनाई होती है तो किससे जुड़ा है? गुणज वैफल्य से, अवधान्यता अतिक्रिया विकार से, संवेदनात्मक बाधिता से, या फिर श्रवण बाधिता से। तो यहाँ अंकों और आकृतियों का स्थानिक विभेदन की बात की जा रही है, इसलिए गुणज वैफल्य यहाँ होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? दृष्टिबाधिता से कुछ विद्यार्थी जूझ रहे हैं, तो उनके सफल समावेशन हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर सवाल हल करने को कहना चाहिए, मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए, तीसरा है विद्यार्थी को हस्तलिखित नोट्स देना चाहिए, या फिर चौथा है अध्ययन उद्देश्य हेतु लैपटॉप और मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ जो सही कथन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। जब विद्यार्थी दृष्टिबाधित हैं तो उन्हें मानचित्र और आरेखों के जो स्पर्शनीय प्रारूप होगा उसे उपलब्ध करवाना चाहिए, यानी विद्यार्थी उसे छूकर अनुभव कर सकें, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार से, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जो विद्यार्थी जोड़ रहे हैं उनके लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, लंबी अवधि वाली फिल्में दिखानी चाहिए, एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि पर जाने के दौरान बदलाव अंतराल अवधि नहीं देनी चाहिए, तीसरा है एक ही समय पर कई कार्य करने चाहिए, या फिर चौथा है कार्यपत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांट कर देना चाहिए। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 है। जब विद्यार्थी अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे हैं तो उन्हें कार्यपत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांट कर देना चाहिए, जिससे विद्यार्थी को एकाग्रचित्त होने में दिक्कत महसूस नहीं होगी। इस अक्षमता के अंतर्गत विद्यार्थी किसी भी बात पर या फिर किसी भी क्रिया पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए यहाँ कार्यपत्र को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए तो विद्यार्थी सही से कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? तो अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? ऑप्शन है, पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु, दूसरा है दी गई जानकारी को ज्यों के त्यों रट कर याद करने हेतु, तीसरा है श्यामपट्ट में विषय वस्तु की निष्क्रिय भाव से नकल उतारने हेतु, या फिर चौथा है एक अटल तरीके से ही सामान्य समस्याओं को हल करने हेतु। तो यहाँ विद्यार्थियों को अध्यापिका किस प्रकार से अभिप्रेरित करेगी? तो उन्हें पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु
अभिप्रेरित कर अध्यापिका विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करेगी, ना कि जानकारी को ज्यों त्यों रट कर याद करने के लिए या फिर श्यामपट्ट को विषय वस्तु को निष्क्रिय भाव से उतारने के लिए। ये भी गलत कथन है। और एक अटल तरीके से समस्याओं को ढूंढना यानी एक ही तरीके से समस्याओं को ढूंढना, ये भी गलत कथन है। केवल ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 जो है वो किस शिक्षा रणनीति को बढ़ावा दे रही है? बेघन पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास को रटकर याद करना, अन्वेषण आधारित अधिगम को, या फिर चर्चा आधारित उपागम को। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ जो राइट कथन है वो तीसरा और चौथा, ये दोनों सही है, बल्कि पहला और दूसरा कथन गलत दिया है, क्योंकि बेघन पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और रटकर याद करने को भी नई शिक्षा नीति नहीं मानती है सही। वो अन्वेषण आधारित अधिगम और चर्चा आधारित उपागम को सही मानती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट है। केवल तीसरा और चौथा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? तो प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में कौन मदद करेगा? मानकीकृत पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित उपागम, अनम्य समय सारणी, या फिर अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र में मदद करेगा, यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र ही मदद करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने कुल 23 प्रश्नों को ही सॉल्व कराया है CDP के। आगे के प्रश्नों को हम किसी नए वीडियो में दूसरे दिन सॉल्व करा देंगे। अगर आप सभी को हमारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पसंद आया होगा, हमारा एक्सप्लेनेशन आप सभी को सही लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।